नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एससी गाइड में। मेरा नाम है आशीष चौतिला और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कंटिन्यू करने जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट। तो इससे पहले एक वीडियो हम डाल चुके हैं, उसमें मैंने हिंदी के कुछ क्वेश्चन करवाए थे और ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में सिर्फ वही क्वेश्चन होंगे जो इससे पहले एग्ज़ाम में आ रखे हैं। क्योंकि अभी जो हाल ही में पेपर हुए थे उनमें देखा गया है कि काफ़ी टफ़ क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन वो टफ़ क्वेश्चन ऑलरेडी किसी न किसी पेपर में आ रखे हैं। तो अगर हम उन टफ़ क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ लें तो निश्चित ही वो एग्ज़ाम में सही हो जाएंगे। तो आज का जो ये सेट है, ठीक है, ये जीएस का पहला सेट होने वाला है। इसमें यहाँ पे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। और अगर वीडियोस पसंद आती है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है और आपको लगता है कि आप इस वीडियो से आपका कुछ फ़ायदा हुआ है तो लाइक ज़रूर करना, और हो सके जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर करना जो लोग तैयारी वगैरह कर रहे होंगे। तो चलो बिना किसी देरी के कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को। जब मैं क्वेश्चन बोलता हूँ ना, तो जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर लिया करो, थोड़ी देर के लिए 3-4 सेकंड के लिए उसको पॉज कर लिया करो और उसके बाद कोशिश किया करो कि खुद से पहले वो आंसर देने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अब हम कांग्रेस के बारे में कुछ बेसिक से पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो कांग्रेस है, ठीक है, इसको आईएनसी भी बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना होती है कब? 1885 में। ठीक है, 1885 में इसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना कौन करते हैं? इसकी स्थापना करते हैं एओ ह्यूम। ठीक है, एओ ह्यूम करते हैं इसकी स्थापना, और ये एक अंग्रेज होते हैं। लेकिन ये ध्यान रख लेना कि जो एओ ह्यूम इसकी स्थापना करते हैं ना, तो इन्होंने इनके जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता नहीं करी थी। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। क्या पूछा है? इसने पूछा है कि कौन नहीं था। ठीक है, तो नूरजहां के गुट के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। जो नूरजहां का गुट है उसको नूरजहां जुंटा भी बोलते हैं। क्या? नूरजहां, ठीक है, इसको नूरजहां जुंटा भी बोलते हैं। और ये जो नूरजहां जुंटा है ना, इसमें कितने मेंबर थे? इसमें थे 5 मेंबर। ठीक है, तो पहली मेंबर तो यही हो गई, कौन? नूरजहां। दूसरी कौन थे? दूसरे मेंबर थे इसके पिताजी। तो मेंबर नंबर दो हो गए। पहली मेंबर तो ये खुद हो गई। मेंबर नंबर 2 मिर्जा गियास बेग हो गए, इसके फादर। तीसरा मेंबर कौन था इसका? तीसरा मेंबर कौन था? इसका भाई हो गया। ठीक है, चौथा मेंबर कौन था? चौथा मेंबर था, मतलब चौथी मेंबर थी इसकी माँ। और इसकी माँ का नाम क्या था? इसकी माँ का नाम था अस्मत बेगम। अस्मत बेगम, ठीक है। अब ये जो अस्मत बेगम है, ये वही है जिसने क्या किया था? गुलाब से इत्र निकालने की विधि को खोजा था। तो ये हो गए 4 मेंबर। अब एक और मेंबर था, उसका नाम क्या है? वो था खुर्रम। ठीक है, मेंबर नंबर 5 कौन था? मेंबर नंबर 5 हो गया खुर्रम। और खुर्रम ये कौन था? इसको अब शाहजहां था इसका नाम। ठीक है, तो आप शाहजहां पढ़ोगे, जो बाद में जहांगीर के बाद राजा बनता है, ये वही था। तो शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसने क्या बोला? नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा खुसरो। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रख लेना, अगर आपको नूरजहां का जुंटा याद नहीं होगा ना कौन कौन से था, बस एक चीज़ दिमाग में रख लेना, पहले क्या होता था? पहले राजा महाराजा जब रहते थे तो राजा की बहुत ज़्यादा रानियाँ होती थी। अब हर रानी क्या चाहती थी कि उसका जो परिवार है, राजा उसके परिवार को सबसे ज़्यादा वैल्यू दे, उसका बच्चा ही अगला जो राजा बने, ये सब चाहती थी। तो इनमें क्या हो जाता था ना, ग्रुप बनते थे, अलग अलग गुट बना लेते थे। तो ऐसे ही नूरजहां का भी जो गुट था, तो अब कोई भी ग्रुप बनाएगा, देखो अगर आप कोई ग्रुप बनाओगे, अपने आप में सोच लो, अगर आप कोई ग्रुप बना रहे हो, कोई गुट बना रहे हो, तो आप उसमें किस किस को रखोगे? आप उनको रखोगे ना जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जिन पे आपका सबसे ज़्यादा भरोसा होगा। और परिवार के लोगों से ज़्यादा भरोसा किस पे होता है? हमारा किसी पे नहीं होता है। तो कौन आ गया? नूरजहां खुद आ गई क्योंकि उसने बनाया था। उसके पिताजी आ गए, कौन? मिर्जा बेग, मिर्जा गियास बेग। ठीक है, तीसरा कौन आ गया? पापा आ गए। अब मम्मी भी आएगी, मम्मी को थोड़ी ना छोड़ेंगे, मम्मी भी आ गई। कौन आ जाएगी? अस्मत बेगम आ जाएगी, मम्मी भी आ गई। अब एक भाई है, बहन और भाई के बीच का प्यार तो आपको पता ही है ना। भाई जो है वो आ जाएगा आसिफ अली, तो भाई आ गया। अब चौथा बचा, अब 4 तो ये सारे आ गए, अब 5वां कौन बचा? वो बचा खुर्रम। ठीक है, तो अब आ जाएगा खुर्रम। तो ये खुर्रम जो बाद में शाहजहां के नाम से जाना जाता है, वो आ जाता है। तो ये था नूरजहां का गुट या नूरजहां जुंटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जहांगीर कालीन निम्न में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की गई? तो उपाधि का नाम क्या है? नादिर उल अस्र। देखो इसका आंसर वैसे हो जाएगा
मंसूर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, उस्ताद मंसूर। सेम क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी कुछ टाइम पहले पेपर में भी आया था। क्वेश्चन ये था कि मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए फेमस था। तो ये जो मंसूर था ये था पक्षी, ठीक है, इसके नाम पे ध्यान रख लेना कि पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था ये, ठीक है। और एक और चित्रकार था जो बहुत ज़्यादा फेमस था, वो था अबुल हसन। तो जहांगीरकालीन जो दो फेमस चित्रकार हैं, एक है मंसूर और एक है अबुल हसन। तो जो अबुल हसन है ये किस लिए फेमस था? अबुल हसन फेमस था किसके लिए? ये व्यक्ति चित्र में, ठीक है, अगर मतलब कोई व्यक्ति का चित्र बनाना है, ठीक है, तो व्यक्ति चित्र में फेमस कौन था? ये था अबुल हसन। तो एक बार ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ गया है, तो हो सकता है अगली बार वो अबुल हसन के बारे में पूछ ले, या फिर ये भी हो सकता है कि यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो ध्यान रख लेना, मंसूर जो था वो पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था और मंसूर की उपाधि क्या थी? ये थी नादिर उल अश्र की उपाधि। अच्छा, जब इसको इसने उपाधि दे दी, तो जब अबुल हसन भी फेमस चित्रकार था इसकी तरह, तो इसको भी तो उपाधि मिली होगी, बिल्कुल मिली थी। तो इसको जो उपाधि मिली थी उस उपाधि का नाम क्या है? उसका नाम है नादिर उज जमा, ठीक है। तो दोनों में नादिर नादिर, तो नादिर उल जमा, तो लास्ट में ये ध्यान रख लेना कि जमा है, ठीक है, बाकी दोनों सेम है, यहाँ तक तो सेम है, बस लास्ट में क्या आ जाएगा? लास्ट में जमा आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है NSSO द्वारा बेरोजगारी के आकलन के लिए निम्न में से कौन सी विधि नहीं? देखो क्या पूछा है, नहीं पूछा है। यहाँ पे अक्सर हम लोग क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं पूरा, मतलब या फिर क्वेश्चन गलत पढ़ देते हैं। तो देखो यहाँ पे नहीं पूछा है। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि भारत में जो NSSO है, ये सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो सुन लो। ये क्या कर देता है कि बेरोजगारी का आकलन क्या करता है? NSSO करता है। अच्छा, जब ये NSSO आकलन करता है ना, तो इसकी कुछ विधियां हैं आकलन करने की, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी विधि नहीं अपनाई जाती है। तो ऑप्शन ए है चालू माह स्थिति। देखो ये जो टिपिकल से क्वेश्चन ये होते हैं ना, इनको छोड़ दिया करो, ये मत पढ़ा करो, क्योंकि इनमें ना कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस जो काम की चीज़ें वही पढ़नी है। पहले में क्या लिखा हुआ? चालू चालू तो सब में आ रहा है लगभग। एक क्या है? एक है मासिक, इन पे जाओ, ये की पॉइंट है, आपको सब नहीं पढ़ना होता है, बस जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो। पहला है मासिक, तो चालू मासिक है, हो गई। दूसरी है चालू दैनिक, तो क्या है ये? दैनिक हो गई। तीसरी है चालू साप्ताहिक, तो ये साप्ताहिक हो गई। चौथी है प्रायिक प्रधान, ठीक है। जो ये प्रायिक प्रधान है ना, इसका एक और नाम है, इसका एक अन्य नाम हो जाएगा, ये है सामान्य प्रमुख, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रख लेना है, ये यहाँ पे ये पकड़ लो, सामान्य, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी होती है? देखो एक तो सामान्य है, ये वाली बिल्कुल होती है, ये वाली है। चालू साप्ताहिक, देखो साप्ताहिक भी होती है, ठीक है, दैनिक भी होती है, कौन सी नहीं होती? ये मासिक नहीं होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना कि चालू दैनिक भी होती है, चालू साप्ताहिक भी होती है, सामान्य प्रमुख भी होती है, कौन सी नहीं होती? मासिक नहीं होती। तो बस ये ध्यान में रख लो कि NSSO जब बेरोजगारी को नापता है, तो जिसमें मासिक आएगा ना, जिसमें मासिक, तो ये वाली नहीं होती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, औरंगजेब के द्वारा किस वर्ष जजिया कर को पुनः लगाया गया? अब ये पुनः क्यों बोल रहा है? क्योंकि अकबर ने क्या कर दिया था? अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। और किस वर्ष किया था अकबर ने समाप्त? देखो 1556 में तो अकबर गद्दी पर बैठा था। कैसे बैठा था? क्योंकि 1556 में क्या होता है? पानीपत की सेकेंड वॉर होती है, ठीक है। तो पानीपत की सेकेंड वॉर में जब अकबर जीत जाता है तो वो गद्दी में बैठता है 1556 में। उसके बाद 1564 में क्या कर देता है? ये कर देता है जजिया खत्म, ये जजिया समाप्त कर देता है। कौन? अकबर। कब करता है? 1564 में। अब जब ये खत्म कर देता है, उसके बाद औरंगजेब क्या करता है? औरंगजेब, क्योंकि क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा कट्टर मुस्लिम होता है औरंगजेब, ठीक है। तो औरंगजेब दोबारा से जजिया लगा देता है। ये कब लगाता है? ये लगाता है 1679 में। तो इसका आंसर तो ये है। अब एक ऑप्शन है 1658 और एक है 1665, इन ऑप्शनों को भी देखते हैं जरा। तो 1658 में क्या होता है? 1658 में होता है औरंगजेब क्या होता है? गद्दी पर बैठता है, ठीक है। और इसी साल क्या होता है? इसी साल दो लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा फेमस लड़ाई है। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप उसमें लिख देना। एक है धर्मट का युद्ध और एक है सामूगढ़ का युद्ध। तो जो धर्मट और सामूगढ़ का युद्ध होता है, ये इनके ना उत्तराधिकार के लिए लड़ाई होती है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब जो शाहजहाँ रहता है तो एक खबर फैलती है कि शाहजहाँ बीमार पड़ गया। तो जब शाहजहाँ बीमार पड़ गया, ये खबर फैलती है, तो इसके जो बच्चे थे ना शाहजहाँ के, 4-5 बच्चे थे, इसके लड़के थे, उनमें ना उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब औरंगजेब भी एक लड़का रहता है,
इसके अलावा एक लड़का रहता है दारा शिकोह, ठीक है। तो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच क्या होती है, लड़ाई होती है, क्योंकि दारा शिकोह जो रहता है वो सबसे बड़ा मतलब लड़का रहता है। तो इन दोनों के बीच जो दो लड़ाइयाँ होती हैं, एक लड़ाई होती है कौन सी, धर्मट का युद्ध। और ये धर्मट का युद्ध ना ये पेपर में आ रखा है, ठीक है, कि कब होता है। तो ये ध्यान रखो 1658। 1658 कैसे याद रखोगे, अकबर का याद है ना, जिस साल पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, ठीक है, तो पानीपत की लड़ाई में जीता अकबर, तो उसी साल तो राजा बनेगा। ऐसे ही क्या होता है कि जिस साल धर्मट और सामूगढ़ की लड़ाई को जीतता है ना, ये दो बार लड़ाई होती है, तो जिस साल जीता उसी साल तो राजा बनेगा कौन, औरंगजेब। तो औरंगजेब राजा बनता है 1658 में। एक चीज़ ध्यान रख लेना कि ये कब तक रहता है राजा, ये रहता है 1707 तक। ये क्वेश्चन भी एक बार आ रखा है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, ठीक है। 1658 में राजा बना, 1707 में मृत्यु होती है। तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो चारों ईयर्स है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब एक आता है 1665। 1665 में क्या होता है, 1665 में होता है पुरंदर की संधि। क्वेश्चन नंबर 6 है, हुणों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया। तो हुणों ने जो भारत पर आक्रमण किया था उस टाइम पे स्कंदगुप्त गुप्त वंश के राजा थे। इसके अलावा बाकी जो दूसरा ऑप्शन है उनको देखते हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय क्या था, ये गुप्त वंश का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा था, ठीक है। तो गुप्त वंश का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा कौन था, ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने एक उपाधि धारण की थी, वो थी विक्रमादित्य की। इसके अलावा एक और उपाधि धारण की थी इसने, वो उपाधि का नाम था शकारी, ठीक है, ओके। तो ये तीन चीज़ें की थी, और इसके अलावा एक और चीज़ करी थी कि इसने क्या किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो अंतिम शक राजा है रुद्र सिंह थर्ड, उसको मार करके इसने क्या किया था, चांदी के सिक्के चलाए थे। तो ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि चांदी के सिक्के वाला की मतलब चांदी के सिक्के किसने चलाए थे शक राजा को मारने के बाद। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में एक और पॉइंट है कि इसके टाइम पे क्या हुआ था, फाहियान नाम का चीनी यात्री क्या आया था, भारत आया था। और एक तो ये फाहियान है, दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीनी यात्री है जिसका नाम है वेनसांग, ठीक है। लेकिन वेनसांग जो भारत आया था वो हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था, ठीक है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में नहीं आया था, उस बात का ध्यान रख लेना। तो कई बार आता है मतलब क्रम लगाने के लिए दे देता है कि क्रम से लगाओ चीनी यात्रियों को, इस तरीके से। इतना तो आपको पता होगा कि पहले गुप्त वंश आया, उसके बाद हर्षवर्धन वगैरह वो सब आते हैं, मौखरी वर्धन वंश वगैरह बाद के हैं। तो अगर आपको ये ध्यान में रख लेना कि पहले कौन सा है बाद में कौन सा है, तो कैसे याद रखोगे, तो देखो जब हम फायान लिखेंगे तो इंग्लिश में हम एफ से स्टार्ट करेंगे, और जब हम वेनसांग लिखेंगे तो एच से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वेनसांग को एच से स्टार्ट करेंगे तो पहले क्या आता है, पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में एफ आता है, तो यानी कि फायान पहले आया था। अगला जो ऑप्शन है वो देखते हैं कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त के बारे में एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कुमारगुप्त ने क्या किया था, कुमारगुप्त के टाइम पे क्या हुआ था, सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं गुप्त साम्राज्य में, ठीक है। क्या सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं किसके टाइम पे, अभिलेख, तो ये सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं किसके टाइम पे, कुमारगुप्त के टाइम पे। स्कंदगुप्त मैंने बता दिया। अच्छा, कुमारगुप्त के बारे में एक और पॉइंट याद रखना, इसने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था, ठीक है। कहाँ पे, बिहार में है ये, जो कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा ये ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बारे में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कि भारत का नेपोलियन। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि मुद्रास्फीति निम्न में से किस वर्ग हेतु लाभकारी है। तो मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है महंगाई। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है वो क्वेश्चन में कि अगर महंगाई होगी तो फ़ायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा। तो यहाँ पे क्या है कि फ़ायदा बोल रखा है उसने, तो किस किस को फ़ायदा होता है, देखो ये है लेनदार। लेनदार मतलब जो लेने वाला है, मतलब जो ऋण लेता है। देनदार मतलब जो देने वाला है, यानी कि जो ऋण देता है। उपभोक्ता मतलब क्या हो गया, कस्टमर हो गया, ठीक है, जो उपभोग करते हैं किसी चीज़ का, ग्राहक हो गए। ब्रांड एवं प्रतिभूतियों में निवेश, ठीक है, तो एक ऑप्शन ये है। तो कभी भी जब महंगाई बढ़ती है ना, इस चीज़ को दिमाग में रखो कि जो ऋण मांगता है ना, जो उधार मांगता है, ऋण लेता है, वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा फ़ायदे में रहता है। और जो ऋण देता क्या है, वो हमेशा नुकसान में रहता है। कब, जब महंगाई होती है, जब महंगाई बढ़ती है। तो लेनदार क्या रहता है, लेनदार रहता है फ़ायदे में, और देनदार क्या रहता है, देनदार रहता है नुकसान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा क्या, लेनदार। तो लाभकारी पूछा ना, तो इसका तो ये आंसर है, ये हो गया। जो देनदार देने वाला होता है वो नुकसान में होता है। उपभोक्ता यानी कि कस्टमर, अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग माने बात उपभोक्ता है, हम लोग कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं। एक अगर आप पार्ले जी का बिस्किट 10 रुपये का लेते हो और वही बिस्किट 12 रुपये का हो गया, तो हमारा तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि हमको 12 रुपये देने पड़ रहे हैं फिर। तो उपभोक्ता का हमेशा क्या होता है, नुकसान होता है। कब, जब महंगाई बढ़ती है। और फायदा किसका होगा, जो उत्पादक होगा। फॉर एग्जाम्पल माने बात, एक उत्पादक है, ठीक है, उसने पार्ले जी का एक बिस्किट जब उसने लिया था, उसने 9 रुपये में वो लिया था, ठीक है। और 1 महीने तक उसका वो पैकेट मतलब बिका नहीं, वहीं उसके गोदाम में पड़ा हुआ है। और 1 महीने बाद महंगाई बढ़ जाती है, और महंगाई बढ़ने के बाद अब वो पैकेट 12 रुपये का हो गया। तो लिया तो उसने 9 में था, अब वो कितने में दे रहा है, वो 12 में दे रहा है। पहले वो उसी को 10 में देता था, पहले वो उस पर 1 रुपये कमाता था, अब वो उस पर सीधा कितने, 3 रुपये कमा रहा है। तो फायदा हुआ ना उसका महंगाई बढ़ने से। किसका, जो उत्पादक वर्ग है। किसान भी आ गया उत्पादक वर्ग में, कोई फैक्ट्री वगैरह है, कोई उद्योग वगैरह है, वो भी आ गया, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखो, अगर साहूकार आएगा ना, तो कि साहूकार क्या होता है, फायदे में रहता है महंगाई होने पे कि नुकसान में। तो जो साहूकार होता है वो भी नुकसान में रहता है। क्यों, क्योंकि साहूकार क्या करता है, उधार देता है ना, ऋण देता है ब्याज पे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके ये लिस्ट देख लो। इस लिस्ट में कुछ जो वर्ग हैं उनके बारे में बताया गया है कि किसको फ़ायदा होता है और किसको नुकसान, ठीक है। तो जिनमें पॉजिटिव लिखा हुआ यानी कि उनको फ़ायदा होता है, और जिसमें नेगेटिव लिखा हुआ ना यानी कि उसको नुकसान होता है। तो ये लिस्ट देख लेना, ठीक है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। नंबर 8 है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है। तो ऑप्शन ए हो गया राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी हो गया उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन सी जीवन स्तर, और ऑप्शन डी क्या हो गया, प्रति व्यक्ति आय। तो राष्ट्रीय आय जब बढ़ेगी तो या कम होगी, उसकी वजह से महंगाई भत्ते पे फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये गलत हो गया। जीवन स्तर से कोई फ़र्क पड़ता है, ये भी नहीं पड़ता है। प्रति व्यक्ति आय, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक। इनको हम CPI भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और CPI की फुल फॉर्म होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जिला साख योजना बनाई जाती है। तो निम्न में से 4 ऑप्शन है, इनमें से किसके द्वारा जिला साख योजना बनाई जाती है। तो इसका आंसर अगर मैं डायरेक्ट ये बोलूँ तो ये हो जाएगा लीड बैंक के अंतर्गत। नाबार्ड के अंतर्गत भी नहीं होती है, जिला पंचायत के अंतर्गत भी नहीं होती है, और स्टेट बैंक के अंतर्गत भी नहीं होती है। तो ये होती है किसके अंतर्गत, लीड बैंक के अंतर्गत। थोड़ा लीड बैंक के बारे में आपको बता देता हूँ, कई बार आ जाता है क्वेश्चन में। तो जो लीड बैंक है, लीड बैंक जो योजना है, इसकी शुरुआत की जाती है 1969 में, ठीक है। तो 1969 में क्या होता है, लीड बैंक योजना की शुरुआत की जाती है। और कौन करता है इसकी शुरुआत, ये करता है RBI, ठीक है। और ये एक बार UK SSC के पेपर में पूछा जा चुका है कि लीड बैंक की स्थापना कब होती है। मतलब लीड बैंक बोलो या लीड बैंक योजना बोलो, बात एक ही है। तो इसमें क्या होता है, लीड बैंक योजना में इसमें क्या करते हैं, इसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक को एक जिला आवंटित कर देते हैं, और उस बैंक को लीड बैंक की संज्ञा दी जाती है। मतलब कोई बैंक होगा, उसको एक जिला आवंटित कर देंगे और उसको लीड बैंक बोल देंगे। अब उस बैंक का काम क्या है, ठीक है, उस बैंक का काम है कि प्रत्येक जिले का, मतलब जो जिस जिले का लीड बैंक होगा उसका काम है कि अपने ज़िले में जिला स्तर पर साख योजना का निर्माण कर उसे पूर्ण करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है, ठीक है। तो लीड बैंक का काम क्या है, अपने ज़िले में साख योजना का निर्माण करना, बस इतना ध्यान रख लेना। इसकी स्थापना कब होती है ये भी ध्यान रख लेना, और कौन करता है ये मतलब किसने करी थी, ये RBI ने करी थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्या पूछा, फिर से पूछा नहीं है। अब देख लो ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं हैं और गलत आंसर मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी कौन नहीं है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, देखो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से बेरोजगारी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर किसी की सैलरी बढ़ती है तो बेरोजगारी का क्या लेना देना, उसका तो लाइफस्टाइल सुधर रहा है ना। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।